रॉकेट साइंस, एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप, एस्ट्रोफोटोग्राफी और बहुत सारा फन। लीजिए इन सब का डोज एक ही चैनल पर, यानी आपका चैनल एस्ट्रो इंडस वर्स। सो हेलो फोक्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि नासा SLS रॉकेट अब लिफ्ट ऑफ करने वाला है और इसलिए मैंने फैसला करा है कि आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में A to Z जानकारी दूं। चाहे SLS की बात हो, ओराइन की बात हो, आर्टेमिस मिशन की बात हो और भी बहुत कुछ। इसलिए मैं अपनी सीरीज शुरू करने वाला हूं। तो आइए अपना पहला एपिसोड शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं SLS की डिज़ाइन के बारे में। SLS कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं अपने सिमुलेटर के ज़रिए। तो साफ कर दीजिए अपने दिमाग के जाले, चलिए शुरू करते हैं। सो इससे पहले हम SLS के डिज़ाइन को समझें, हम ये जानते हैं कि SLS को बनाया ही क्यों जा रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है स्पेस शटल प्रोग्राम से, जो कि 2010 में ख़त्म होने ही वाला था। तो इससे पहले स्पेस शटल प्रोग्राम ख़त्म हो, इसलिए नासा ने एक नए प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करा 2005 में, जिसे कॉन्स्टेलेशन कहा गया। और इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट। इस प्रोग्राम में अमेरिकन को वापस से चांद पर जाना था, लेकिन बहुत कम बजट में। और साथ में नासा को नए रॉकेट का निर्माण भी करना था, जिनका नाम एरीज 1 एंड एरीज 5 था। अगर आप इन रॉकेट का डिज़ाइन ध्यान से देखेंगे तो ये SLS जैसे हैं। असल में कह सकते हैं SLS इनके जैसा है। नासा को ये रॉकेट्स काफ़ी कम बजट में बनाने थे, इसलिए उन्होंने स्पेस शटल के पार्ट्स को रॉकेट्स में इस्तेमाल करा। और हाँ, जाहिर बात है, थोड़ी मॉडिफिकेशन भी की। और रॉकेट के साथ साथ ओराइन, रोवर्स, स्पेस सूट और लूनर लैंडर को भी डिज़ाइन करा जा रहा था। इन सब को सिर्फ मून के लिए ही डेवलप नहीं करा जा रहा था, बल्कि मार्स के लिए भी बनाया जा रहा था। और 2009 में एरीज 1X रॉकेट का लॉन्च भी हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रॉकेट काफ़ी ओवर बजट था और बिहाइंड द शेड्यूल भी चल रहा था, और इसलिए कॉन्स्टेलेशन प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। और उस टाइम नासा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मून तक छोड़ो, वो ऑर्बिट में जाने लायक भी नहीं रहे थे। और फिर नासा ने कमर्शियल लॉन्च प्रोग्राम की घोषणा करी, और उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि आगे क्या हुआ। SpaceX ने संभाल लिया सब कुछ। और साथ में नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम को भी अनाउंस करा। यह प्रोग्राम भी कुछ हद तक कॉन्स्टेलेशन जैसा था, क्योंकि इसमें बैक टू द मून जाना था। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टेमिस मिशन अपोलो और कॉन्स्टेलेशन प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा अलग है। आर्टेमिस मिशन इन सब से अलग क्यों है, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। असल में आपको पूरा मिशन एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में तो हम सिर्फ SLS की बात करेंगे। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के बाद उसके लिए भी रॉकेट की ज़रूरत थी, और ऐसे वैसे रॉकेट की भी नहीं। नासा को चाहिए था सुपर हैवी लिफ्ट एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल, साथ में कम बजट में। और ये सब काफ़ी हद तक मेल खा रहा था एरीज 5 रॉकेट से, क्योंकि ये हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और साथ में इसमें हम कई कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें थोड़ा बहुत काम हो चुका है। इसलिए नासा ने इसी डिज़ाइन से इंस्पायर्ड एक नए रॉकेट का निर्माण करा, जिसे SLS कहते हैं। और इस रॉकेट को बनाते वक्त बजट ऊपर ना जाए, इसलिए नासा ने उन चीज़ों का इस्तेमाल करा जो उनके पास पहले से ही है। और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी बात हम अभी करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे कि SLS का ओरिजिन कहाँ से है। यह सब मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश करी। असल में ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, जिसकी हम किसी और दिन बात करेंगे। और अब हम समझेंगे SLS को, I mean SLS ब्लॉक 1। तो जी हाँ, SLS के कई सारे वेरिएंट हैं। इन सब का काम अलग अलग है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। कौन सा रॉकेट किसके लिए है, क्या काम करेगा, हम इन सभी SLS को समझेंगे एक और वीडियो में, वो भी जल्दी। फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने सिमुलेटर में, और ये रहा ब्लॉक 1। तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये रॉकेट मैंने नहीं बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रॉकेट नहीं बना सकता। ये रहे मेरे कुछ डिज़ाइन जिन्हें मैंने बनाया है। मैं SLS भी बना देता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता। लेकिन मैं अपने 2 चैनल संभालता हूँ और एस्ट्रोफोटोग्राफी भी है, तो काफ़ी कुछ है, इसलिए नहीं बना पाया। इसलिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि इतना अच्छा रॉकेट हमें मिला आपको समझाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं सॉलिड रॉकेट बूस्टर से। तो नाम से ही पता चलता है कि ये बूस्टर है, यानी इसे रॉकेट को बूस्ट करने के लिए लगाया गया है। और इन बूस्टर का बर्न टाइम काफ़ी कम होता है, लेकिन इनमें थ्रस्ट किसी भी इंजन से सबसे ज़्यादा होता है। यकीन मानिए, आप भी एक सॉलिड बूस्टर घर में बना सकते हैं। हाँ, बस कंपोजिशन थोड़ा अलग होगा, लेकिन काम भी करेगा। सॉलिड बूस्टर के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान।
फ़ायदा बस इतना है कि कम समय के लिए हमें काफ़ी अच्छा खासा थ्रस्ट मिल जाता है और पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और नुकसान ये है कि इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनसेफ होता है और एक बार इग्नाइट करने के बाद आप इसे बुझा नहीं सकते। और भी कई सारी प्रॉब्लम है जैसे कॉस्ट। तो यह तो कुछ बेसिक थे जो मैंने बताया बूस्टर के बारे में। जानने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। तो अभी आप जो बूस्टर देख रहे हैं, इन बूस्टर का इस्तेमाल स्पेस शटल में भी हुआ था, क्योंकि बजट ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, इन बूस्टर में काफ़ी अपग्रेड करे गए हैं, उन अपग्रेड को समझते हैं। अगर आप पिछले वर्जन से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे SLS बूस्टर में 5 सेगमेंट्स हैं। इससे रॉकेट का इम्पल्स 25% बढ़ चुका है। इससे इनका बर्न टाइम इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप रॉकेट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है नोजल, ये गिम्बल नोजल है। ये नोजल काम आएंगे रॉकेट की पिच, यॉ एंड रोल कंट्रोल में। और जैसे कि मैंने बताया, सॉलिड फ्यूल को आप काबू नहीं कर सकते, जिसका मतलब हम बूस्टर को थ्रॉटल नहीं कर सकते, लेकिन नोजल के जरिए हम थ्रस्ट फ्लो की डायरेक्शन को ज़रूर बदल सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे, इसे बूस्टर सेपरेशन मोटर कहते हैं। इनका काम इतना ही है कि बूस्टर सेपरेट होते वक्त उसे कोर स्टेज से जितना हो सके दूर धकेला जाए। और इसी तरह के 4 मोटर नोज कोन पे भी लगे हुए हैं जो बूस्टर को नीचे की तरफ पुश करेंगे। और नोज कोन के नीचे वाले सेगमेंट में बहुत कुछ लगा है, जैसे इग्नाइटर, एवियोनिक्स एंड कैमरा और शायद पैरासूट भी। तो आपको याद होगा, जो बूस्टर स्पेस शटल में लगाए जाते थे उनको रिकवर करा जाता था पैरासूट के ज़रिए। लेकिन SLS वाले बूस्टर 5 सेगमेंट के हैं जिन्हें रिकवर नहीं करा जाएगा और ना ही यूज्ड करा जाएगा। तो ये लैग है रिकवरी सिस्टम में। तो मैंने कुछ मेजर चीज़ें बताई हैं आपको इस बूस्टर के बारे में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन बूस्टर को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक नए बूस्टर से जो कि डेवलप हो रहा है। उस बूस्टर का इस्तेमाल 2024 तक ही हो पाएगा, जिसे डेवलप कर रहा है नॉर्थ ग्रूमैन। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो कोर स्टेज रॉकेट की मेन स्टेज है। इस कोर स्टेज को आप सीधा कंपेयर कर सकते हैं स्पेस शटल के लाल टैंक से, बस थोड़े मॉडिफिकेशन करे गए हैं। इस कोर स्टेज के अंदर 2 मेन टैंक है जिनमें लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन भरी है। और बूस्टर सेपरेट होने के बाद कोर स्टेज की मदद से अपर स्टेज ऑलमोस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी अचीव कर लेगी। और नासा ने इस टैंक को डेवलप करने के लिए कई सारे टेस्ट करे। तो है तो ये टैंक, लेकिन मेन चीज़ तो इसके नीचे है। ये 4 मेन इंजन जिन्हें कहते हैं RS-25। और हाँ, बाकी पार्ट्स की तरह ये इंजन भी स्पेस शटल से लिए गए हैं। क्या कर रहे हैं, पैसों की तंगी है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन है जिन्हें 1970 में बनाया गया था। और जाहिर बात है, तब से अब तक इसमें काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं। तो इन 4 इंजन को मिलाकर पूरे रॉकेट का 25% थ्रस्ट इन्हीं से आता है। और स्पेस शटल में ये इंजन बार बार रीयूज़ होते थे, क्योंकि ये लिक्विड इंजन है, इसलिए इन्हें इग्नाइट और री इग्नाइट कभी भी करा जा सकता था। लेकिन SLS रॉकेट में इन्हें रिकवर नहीं करा जा सकता। और बदकिस्मती से कोर स्टेज के साथ इन इंजन का अंत हो जाएगा ओशन में। तो इंजन के ऊपर बात करने के लिए तो काफ़ी कुछ है, जैसे वो कैसे काम करता है, लेकिन यह वीडियो सच में बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोर स्टेज से अटैच है इंटर स्टेज और इंटर स्टेज से अटैच है अपर स्टेज। इस इंटर स्टेज को अलग करना होता है अपर स्टेज को सही वक्त पर। तो अब अपर स्टेज पे बात करते हैं। SLS ब्लॉक 1 के लिए इसमें लगा है ICPS यानी इंटरियम क्रायोजेनिक प्रपल्शन स्टेज। और इसी अपर स्टेज की मदद से ओराइन को ट्रांसफ़र करा जाएगा मून तक। और ये ICPS ह्यूमन रेटेड भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल आर्टेमिस 2 एंड आर्टेमिस 3 में भी होगा। और इंजन की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टेज में लगा है RL-10 इंजन। इस इंजन का इस्तेमाल सेंटार अपर स्टेज, एटलास V एंड वुल्केन सेंटार रॉकेट में भी होता है। वैसे वुल्केन सेंटर अभी डेवलप हो रहा है, उसकी सेकेंड स्टेज में इसका इस्तेमाल होगा। SLS के इस अपर स्टेज की ही तरह नासा एक और अपर स्टेज डेवलप कर रहा है जिसे एक्सप्लोरेशन स्टेज कहते हैं। उस स्टेज का इस्तेमाल बाकी SLS वेरिएंट में होगा, जिसकी बात मैं अपने आने वाली वीडियो में करूँगा। और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो है ओराइन स्टेज अडेप्टर और उसके ऊपर है स्पेसक्राफ्ट अडेप्टर। इस वाले अडेप्टर से ओराइन अटैच रहेगा और वक्त आने पे डिटैच कर दिया जाएगा। लेकिन ये वाला स्टेज अडेप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अडेप्टर में है क्यूब सेट्स। और आपको तो पता ही होगा कि ये क्यूब सेट छोटे सैटेलाइट होते हैं और ये भी लॉन्च होंगे आर्टेमिस 1 के साथ। और ये SLS के सेकेंडरी पेलोड्स हैं।
इस स्टेज अडेप्टर में टोटल 13 क्यूब सेट हैं 6U कॉन्फ़िगरेशन के। इनमें से कुछ क्यूब सेट की कॉस्ट काफ़ी कम है और इन्हें अलग अलग देशों ने बनाया है, जिनमें कुछ स्पेस एजेंसी और यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं। यह कौन कौन से क्यूब सेट है, इनका क्या काम है, इन्हें कैसे डिप्लॉय करा जाएगा, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। फिलहाल मैं इतना बता दूं, ओरायन के सेपरेट होने के बाद अपर स्टेज का काम ख़त्म नहीं होगा, उसे अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना होगा। तो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पैनल हैं, यह सर्विस मॉड्यूल को कवर करेंगे और इसके ऊपर तो ओरायन स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसकी। ये है लॉन्च अबोर्ट सिस्टम। यह सिस्टम तभी काम आता है अगर कोई भी इमरजेंसी आए, तो ये इमरजेंसी लॉन्च पैड पर भी आ सकती है या लॉन्च होते वक्त भी। अगर ऐसा होता है तो क्रू को रॉकेट से अलग कर दिया जाएगा, उसे जितना हो सके रॉकेट से दूर कर दिया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसलिए नासा ने इसे कई बार टेस्ट करा। उनमें से 3 टेस्ट काफ़ी मेजर थे। पहला वाला है MLAS। यह एक अलग तरह का अबोर्ट सिस्टम था जिसे एक बार टेस्ट करा गया और बाद में इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। और दूसरा टेस्ट था पैड अबाउट 1। इस टेस्ट को खाली ओरायन और एस्केप टावर के साथ टेस्ट करा गया था और ये सक्सेसफुल रहा। और तीसरा टेस्ट था एसेंट अबाउट 2। इस टेस्ट में सिमुलेट करा गया जैसे ओरायन रॉकेट से ही जुड़ा हो और लॉन्च हो रहा हो। इस टेस्ट के जरिए नासा ने कंफर्म करा कि लॉन्च अबोर्ट सिस्टम असेंट के वक्त भी परफेक्ट काम करता है और ये टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा। अगर आप लॉन्च टावर देखेंगे तो उसमें सॉलिड मोटर्स लगे हैं। इनका थ्रस्ट रॉकेट के थ्रस्ट से भी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका थ्रस्ट इतना ज़्यादा है कि अकेले ही ये पूरे रॉकेट को उठा ले, लेकिन इनका थ्रस्ट इतना है कि लॉन्च हो रहे रॉकेट से भी क्रू कैप्सूल को अलग कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और अब हम बात करेंगे ओरायन स्पेसक्राफ्ट के बारे में। रुकिए, सारी बात हम इस वीडियो में कर लेंगे, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? अभी तो मुझे कई सारी वीडियो बनानी है, जैसे ओरायन को समझाना है, SLS के सारे वर्जन समझाने हैं, आर्टेमिस 1 को समझाना है, पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम को समझाना है। और अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो आप वो जानते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, हम पूरा डिटेल में हर चीज़ को समझते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ही देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताता। और आप चाहे तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यह चैनल सिर्फ रॉकेटरी के ऊपर ही नहीं है, यहाँ पर मैं खुद एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिकल करता हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल काफ़ी यूनिक लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।